गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने शुरू कर दिया था प्रिज्म थ्योरी। स्टार्ट हुआ था सिर्फ, आज इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रिज्म थ्योरी में हमने सबसे पहले पिछले क्लास में बता दिया था प्रिज्म का डिफिनेशन कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसमें ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें वो फेस जिस पे रे इंसिडेंट होता है और वो फेस जिससे रे इमर्ज होता है, यानी कि ये दोनों नन पैरेलल हो। यदि ऐसा हो तो ये मीडियम या ये सब्सटेंस एक प्रिज्म कहलाता है ना। उसके बाद कुछ टर्म था एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी मैंने शायद बता दिया था पिछले क्लास में, हम रिपीट कर दे रहे हैं यदि नहीं बताए हो तो, कि द एंगल बिटवीन टू फेसेस, दोनों वो दो फेस के बीच का एंगल जिस पे लाइट फॉल होता है और जिससे लाइट इमर्ज होता है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, उन दोनों फेस के बीच का एंगल, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको एक और नाम दिया जाता है और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म उन दो फेसेस के बीच का एंगल है जिस पे लाइट इंसिडेंट होता है और जिससे लाइट इमर्ज होता है, उन्हीं दोनों फेसेस के बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। चलिए दूसरा है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से डिनोट किए हैं। हम प्लेन में भी बता चुके थे द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, डेल्टा। हम लोग इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है बोर्ड में, प्रिज्म से यदि पूछेगा तो इसी टॉपिक से पूछेगा, एंगल ऑफ डेविएशन से, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए देखिए, ज़्यादा लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं। पहले आपको एक प्रिज्म बनाना है ऐसे, इस पे रे को इंसिडेंट कराना है, ये रिफ्रैक्ट हुआ और फिर ऐसे आ गया, इमर्ज हुआ। आपको यहाँ पर दिखाना है सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, फिर इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसको मैंने R2 कहा है। ये पॉइंट O है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये मैंने I1 कहा, ये मैंने I2 कहा। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस है, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB एंड R2 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं लेट I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AB। I2 क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB। R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC। ठीक है, इतना मैंने इतना टर्म माना है।
ए यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, इतना पहले ये मतलब माना हुआ है, इतने सिंबल का मतलब है। तो देखिए डेरिवेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। डेविएशन दिखाने के लिए क्या करेंगे, डेविएशन दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिखाना है। ये हुआ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये हुआ इमर्जेंट रे का डायरेक्शन, दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो हो गया डेविएशन। अब देखिए ये I1 है, तो ये टोटल I1 हो जाएगा टोटल, तो इतना हो जाएगा I1 माइनस R1। सिमिलरली ये I2 है, तो ये टोटल हो जाएगा I2 और इतना हो जाएगा I2 माइनस R2। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दे दीजिए R। ठीक है, लिखेंगे, हमें डिराइव करना है सबसे पहले डेविएशन का फॉर्मूला ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पहले रिलेशन लिखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं APOQ, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APOQ। देखिए ध्यान से, A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जोड़ क्या होता है, 360 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल देखिए APOQ, ये क्वाड्रिलेटरल है APOQ, इसमें चारों एंगल का जोड़ क्या होना चाहिए, 360, जिसमें से ये नॉर्मल है तो ये 90 होगा, ये नॉर्मल है तो ये 90 होगा। तो हम लिखते हैं A प्लस एंगल P 90 डिग्री है, एंगल O ही रहेगा, एंगल Q 90 डिग्री है, ये हो गया 360 डिग्री। मीन्स A प्लस एंगल O जो हो जाएगा वो 180 डिग्री होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब एक और इक्वेशन बनाते हैं, इन ट्रायंगल POQ, लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री। एंगल P, ट्रायंगल POQ में एंगल P कितना है, R1 है, एंगल O तो एंगल O ही रहेगा, और एंगल Q कितना है, R2 है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए, ये वाला जो है 180 के बराबर और ये LHS भी 180 के बराबर, मतलब लिख सकते हैं हम इसको कंपेयर करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि A प्लस एंगल O, ठीक है ना, इसमें का RHS बराबर है तो नो डाउट LHS बराबर होगा। ठीक है ना, इसका RHS 180, इसका RHS भी 180, जब RHS बराबर तो LHS भी बराबर होगा। तो इसका LHS ये है और इसका LHS ये है, दोनों को हमने बराबर किया, एंगल O से एंगल O कैंसिल, यानी A इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये फॉर्मूला एक डिराइव हुआ। याद रखना है कि R1 और R2 इन दोनों का जोड़ एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, याद रखना है, जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल PQR डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यानी ये हो गया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया I1 प्लस I2 माइनस A। ये हो गया फॉर्मूला डेविएशन का। ठीक है, ये हुआ डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये बोर्ड का टॉपिक है, बोर्ड में ये टॉपिक पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से कवर कीजिए। हम इसीलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, डायग्राम शायद क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम अच्छे से एक बार फिर से डायग्राम बता दे रहे हैं। पहले तो ज़्यादा बेहतर होगा एक पतला सा प्रिज्म बनाइए, डायग्राम अच्छा बनता है। इस पे आप एक रे को इंसिडेंट कराइए, ठीक,
ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। अब थोड़ा यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, करना है आपको, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे उसका नाम O देना है, इसका नाम R देना है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ये R1 है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है और यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 है। अब जब ये I1 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये पूरा I1 होगा। जब ये पूरा I1 तो इतना बच जाता है I1 माइनस R1, ठीक इसी प्रकार ये I2 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से पूरा एंगल I2 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा आपका I2 माइनस R2। इतना ही नोमेनक्लेचर है। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, यही मैंने नोमेनक्लेचर किया है। I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AB, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस एट फेस AC, R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB, R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC, ठीक है। उसके बाद क्या किया है मैंने कि इस क्वाड्रिलेटरल में APOQ में चारों एंगल का जोड़ 360 होना चाहिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो मैंने वही लिखा है APOQ 360। ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल P यहाँ पर ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री होगा, लिखा है मैंने। एंगल O और Q भी 90 डिग्री होगा। सॉल्व करने पर आ गया एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू 180। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है इन ट्रायंगल POQ। इसमें R1 प्लस R2 प्लस एंगल O क्या हो जाना चाहिए 180। दोनों का RHS बराबर तो दोनों का LHS भी बराबर, वही मैंने इक्वेट किया और प्रूव कर दिया कि A इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। अब करना क्या है, ज़्यादा नहीं, इस ट्रायंगल PRQ में डेल्टा जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा, I1 माइनस R1 और ये I2 माइनस R2, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल है तो रिमोट इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होता है, तो उसी के मैंने बराबर लिखा है कि डेल्टा जो होगा ये एंगल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 के बराबर है। अब इसी को मैंने रीअरेंज किया, I1 I2 एक साथ कर दिया, R1 R2 एक साथ कर दिया और R1 R2 को मैंने A लिखा और लिख देते हैं सिंस R1 प्लस R2 इक्वल टू A। कहाँ से, यह है फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो ये हुआ डेविएशन का फॉर्मूला, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बस नोट कर लीजिए, बोर्ड में पूछा जाता है ये और इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखिए मिनिमम डेविएशन क्या होगा किसी प्रिज्म में, ठीक है। देखिए जब कभी भी किसी प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन होता है तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है, ये आपको याद रख लेना है। इसका प्रूफ तो खैर बहुत डिटेल है, बोर्ड में कहीं नहीं पूछता है, ना मेंस में ना बोर्ड में, ठीक है। इसीलिए आप डायरेक्ट याद ही रख लो कि I1 इक्वल टू I2 होता है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ तो एंगल ऑफ ये जो R1 और R2 है वो भी बराबर होगा, I1 और I2 बराबर, तो स्नेल्स लॉ लगाएगा तो आप देखिएगा कि R1 R2 भी बराबर ही होगा। तो मान लिए कि ये दोनों जो है I के बराबर है और ये दोनों जो है R के बराबर है। नो डाउट, देख लीजिए सिंपल सा बात है जी कि इस प्रिज्म में ये यहाँ पर I1 होता है ना, ये I1 और ये R1, जब I1 और यहाँ पर I2 और यहाँ पे R2, जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कैसे, तो देख लीजिए μ1 साइन I1 इक्वल टू हो जाएगा μ2 साइन R1 और यहाँ पर भी लगाइएगा, यहाँ पर लगाइएगा ऐसे, ये R1 R2 है ना जी, μ2 साइन R2 इक्वल टू μ1 साइन I2।
अब I1 और I2 यदि बराबर होगा तो देख लीजिए ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, उतना नहीं सोचना है। I1 I2 यदि बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि I1 I2 दोनों बराबर है और I के बराबर है, R1 R2 भी दोनों बराबर है और R के स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, तो देख लीजिए उस समय डेविएशन क्या हो जाएगा, हेंस डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा जी। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए ना, अभी अभी पीछे ड्राइव किए हैं ना, तो I1 और I2 दोनों की जगह I रखना है, यानी I प्लस I माइनस ए, यानी कि 2I माइनस ए हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से जरा हमें बताइए कि I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। I का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। खुद से सॉल्व कीजिए, ये a इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 4th हो गया, ये इक्वेशन 4th हो गया। ठीक है, उसके बाद also R1 प्लस R2 इक्वल टू ए जानते हैं ना हम लोग जी, तो R1 और R2 दोनों तो बराबर है, R प्लस R इक्वल टू ए, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है, आप लगा दीजिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ। यहाँ पे रे ऐसे जा रहा था ना जी, डायग्राम जो बनाए हैं पीछे हम, इससे पहले जो डायग्राम बनाए हुए हैं, इसमें क्या है, ये I है और ये I1 है और ये R1 है। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ, वी हैव, क्या लिखेंगे जी, ये हवा है ना, तो 1 इंटू साइन आई, हवा से जा रहा है प्रिज्म में, म्यू इंटू साइन आर। आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने अभी प्रूव किया है, मतलब कैलकुलेट किया है, यानी कि साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई 2 इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए बाई 2। यहाँ से म्यू डिराइव हो जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये बोर्ड में पूछा जाता है, आपको डेविएशन एकदम याद ही रखना ही है। ठीक है, ये हो गया मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन। तो मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही रिलेशन होता है जो मैंने ड्राइव किया है। आपको एकदम इसको रट ही लेना है अच्छे से, 2-3 बार प्रैक्टिस करके, पूछा जाता है, बार बार बोल रहे हैं हम। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, इसके साथ साथ एक और है, डायग्राम है, ग्राफ। ठीक है, आई वर्सेस ग्राफ पूछा जाता है कि डेल वर्सेस आई ग्राफ, यानी कि डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ जाता है वो ऐसा जाता है, यहाँ पर क्या होता है कि I1 इक्वल टू I2 हो जाता है। ठीक है, ये डेल्टा जाता है और ये यहाँ पर डेल्टा मिनिमम होता है। ये पैराबोलिक टाइप का नहीं है, इसी टाइप का लेकिन ग्राफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप I1 रख दो चाहे I2 रख दो, एक ही बात है, दोनों में से कोई एक्सिस हो सकता है ये। ठीक, ऐसा ग्राफ जाता है इसका। ठीक, डेल वर्सेस आई ग्राफ, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ, याद रख लेना है आपको। यहां पर होता है डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या है बता दे रहे हैं। एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डबल है, दोगुना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डबल है, तो बताइए कि एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि प्रिज्म में जो हो रहा है वो मिनिमम डेविएशन है। तो मिनिमम डेविएशन में आपको पता है I1 इक्वल टू I2, यहाँ पर जो I है वही यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। क्वेश्चन में 3 बातें दे रखी हैं। पहली बात, प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हो रहा है रे का। दूसरी बात, I इक्वल टू 2R। तीसरी बात, म्यू इक्वल टू √2। और पूछा जा रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो जितना आप लोग जानते हैं उतना से बना लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। अब डेल्टा मीन का वैल्यू आपको पता है क्या होता है जी, डेल्टा मिनिमम जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में 2i माइनस ए होता है ना। तो यहाँ पर आप इतना पुट करोगे 2i माइनस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू इक्वल टू यानी कि √2 इक्वल टू साइन ए प्लस 2i माइनस ए बाय 2 साइन ए बाय 2। क्या होगा, ए से ए कैंसिल, ये हो गया √2 इक्वल टू साइन आई। और एक बात और कि ए जो होता है वो r प्लस आर यानी कि 2r के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2r पुट करते हैं, साइन 2r बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी √2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। एक तरह से ये स्नेल्स लॉ ही हुआ। इस पॉइंट पे आप डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगाते ना तो हमको यही एक्सप्रेशन मिलता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाओ या फिर फॉर्मूला यूज करो, बात आपका बराबर ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है आई जो है वो 2r के बराबर है, यानी कि √2 जो होगा साइन आई की जगह 2r लिखेंगे और r की जगह तो r लिखेंगे ही, कारण लिखेंगे सिंस i इक्वल टू 2r। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा जी, 2 साइन r इंटू कॉस r होता है ना। साइन r से साइन r कैंसिल, यानी कॉस r जो हो गया √2 बाई 2 हुआ, यानी कॉस r जो हुआ 1 बाई √2 हुआ, यानी r जो हो गया 45 डिग्री हो गया। हेंस एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा 2r यानी कि 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते तुरंत हो जाता है। स्नेल्स लॉ से सीधे लिखते हैं 1 इंटू साइन आई इक्वल टू √2 इंटू साइन आर, और यहाँ पर साइन आई को लिखते हैं आप क्या, साइन 2r, क्योंकि क्वेश्चन में आई इक्वल टू 2r दे रखा है, √2 इंटू साइन आर, और ये यही वाला इक्वेशन बन जाता है, ये वाला। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है यदि आप स्नेल्स लॉ अपना कॉन्सेप्ट यूज करें तो, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। डायरेक्ट स्नेल्स लॉ से भी यहाँ बना सकते थे, ठीक है, और नहीं तो फॉर्मूला के आधार पे भी ऐसे बनना है, नोट कर लीजिए। ये था सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड फ्रॉम स्नेल्स लॉ, इतना जो है स्नेल्स लॉ से हुआ था। बस उसके बाद वही है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक प्रिज्म दे दिया है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कीजिए ताकि डेविएशन मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन, आप कैलकुलेट कीजिए, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। दिमाग चलता है तो मेरे सॉल्यूशन से पहले आप लोग बनाकर बताइए, ठीक है, और नहीं तो नहीं चलता है तो मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। हम जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन के केस में, ठीक है, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या जानते हैं, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। ए यहाँ 60 दे रखा है, म्यू भी दे रखा है 1.5, तो क्या हम डेल्टा मीन कैलकुलेट कर सकते हैं?
बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। और इतना जब डेल्टा मीन कैलकुलेट हो जाए तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा मीन इक्वल टू 2i माइनस ए। डेल्टा मीन हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, i यहाँ पर पता करना है, a हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, बस यही दो बातें करनी है। तो बस कीजिए कैलकुलेशन। ये लिखेंगे 3/2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 यानी कि 60/2 कहेंगे, 60/2। तो ये तो साइन 30 1/2 होता है ना जी, यानी कि 3/2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 कितना होता है जी, 1/2 होता है, 1/2 होता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो आगे लिखेंगे 3/4 इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन बाई 2। सॉल्व करने पर ये इतना आएगा, ठीक है। अब साइन कितना डिग्री 3/4 होता है ये पता करना पड़ेगा आपको। ये लगभग पहुंचता है, हम कभी बताए होंगे कि ये लगभग पहुंचता है 48 डिग्री के करीब पे, ठीक है। तब आपको डेल्टा कैलकुलेट करना है। ये एग्जैक्ट हमको पता नहीं चल सकता, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर यूज़ किए आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 48 या 49 डिग्री करीब पहुंचता है, यही होता है। हम 48 पे ही सॉल्व कर लेंगे, यही दोनों में से थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा आंसर में। तो लिखेंगे हम 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ऐसे छोड़ सकते हैं करेक्ट आंसर पता करना हो तो डेल्टा मीन हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/4 माइनस 60 डिग्री। ये हो गया मिनिमम डेविएशन, ठीक है। इसकी वैल्यू लगभग 48 के करीब होती है, 48 और 49 के बीच में होता है, याद रखिएगा। हम 48 लेकर बना रहे हैं, माइनस 60 डिग्री। तो ये कितना जाएगा, 96 में से 60 घटा दो भाई, ये गया आपका 36 डिग्री। ये हो गया डेल्टा मीन, मिनिमम डेविएशन। अब जानते हैं कि डेल्टा मीन दे दिया है, तो डेल्टा मीन को आगे क्या लिख सकते हैं, 2i माइनस ए इक्वल टू 36 डिग्री। 2i एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता करना है, और ये a दे दिया है 60 डिग्री, ये 36 हो गया है ना, यानी कि 2i इक्वल टू हो जाएगा 96 डिग्री, यानी कि i हो जाएगा कितना, 96/2 यानी 48 डिग्री। तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस 48-49 के बीच में होगा, ठीक है, यही होगा। ये हो गया डेल्टा मिनिमम, पहले कैलकुलेट करना पड़ा। इसका एक आसान सा तरीका और भी था, ये तो फार्मूला के आधार पर हमने बताया ना। अब दूसरा इससे भी आसान तरीका था, आप स्नेल्स लॉ यूज करके बना सकते थे। देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन में क्या जानते हैं, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्वेश्चन में लिखा है कि मिनिमम डेविएशन है, ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन r इक्वल टू a/2 होता है, यानी कि r इक्वल टू, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा, ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। r a/2 होता है, यानी कि 60 डिग्री बाई 2, मतलब r जो हो गया वो 30 डिग्री होगा। अब अप्लाई स्नेल्स लॉ लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिखेंगे 1 इंटू साइन आई, यहाँ पर लगाइए स्नेल्स लॉ, 1 इंटू साइन आर इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। हमें आई कैलकुलेट करना है, म्यू कितना दे रखा है 3/2, साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन आई इक्वल टू हो गया 3/4। तो आई जो हो गया वो साइन इनवर्स 3/4 होगा, जो हमने आपको बताया था 48 और 49 के बीच में जाएगा आंसर, ठीक है, यही आंसर है।
ये शॉर्टकट स्नेल्स लॉ है, कॉन्सेप्चुअल यूज किए हम, ये फार्मूला यूज नहीं किए ज़्यादा, स्नेल्स लॉ से बन गया तुरंत, ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते थे। ये था आपका सेकंड मेथड, स्नेल्स लॉ यूज करके मैंने बनाया, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि देखिए एक रे ऑफ लाइट है, वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है इस फेस ए बी पे, रिफ्रैक्टिंग फेस पे, है ना, इस फेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है और ये जस्ट फेल हो जाता है इमर्ज होने में, ठीक है ना, मतलब इमर्ज नहीं हो पाता है, यानी जस्ट इमर्ज होता है, ऐसा कह सकते हैं। ये इमर्ज नहीं हो पाता है, यानी ये क्रिटिकल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जस्ट इमर्ज हो रहा है। तो बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, लिख सकते हैं आप कि ये जस्ट फेल हो जाता है इमर्ज होने, यानी क्रिटिकल सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल कंडीशन आप ले सकते हैं कि ये जस्ट इमर्ज हुआ है, ठीक है। तो बताना है आपको कि एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बस स्नेल्स लॉ लगाइए आप 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सॉल्व हो जाएगा। इतना ही करना है आपको। अरे प्रिज्म का क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आ रहा है बस इतना देखना है, 2 बार लगाना है फार्मूला, एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। एक फार्मूला ये यूज करना है कि A इक्वल टू क्या होता है, 2R होता है मिनिमम डेविएशन के केस में, और जनरल R1 प्लस R2 और डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये 2 फार्मूला ऐसे यूज कीजिएगा और 2 बार स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाइए, इससे ज़्यादा यूज कहीं भी नहीं आएगा प्रिज्म में, ठीक है। ये 2 फार्मूला ऐसे यूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, मैक्सिमम 2 बार स्नेल्स लॉ लग सकता है यहाँ और यहाँ। बस इतना आप कर लेते हैं तो सारे प्रॉब्लम में, इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं करना है प्रिज्म में, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है, ऐसे तो अच्छा होगा क्योंकि आप पहले बनाइए, ठीक है, पहले सॉल्व कीजिए फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। पहले आप लोग वीडियो रोककर सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। चलिए हम सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिख दिया है साफ साफ कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो हम आपको बताए थे शुरू में ही कि जब कभी भी कोई रे नॉर्मली फॉल होता है तो बिना डेविएशन के निकल जाता है। बताए थे ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, बिना डेविएशन के निकल जाएगा। नियम बताए थे कि जब भी कोई रो किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल होता है तो बिना डेविएशन के निकल जाता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे जी, ठीक है। तो ये नॉर्मली फॉल हो रहा है तो बिना डेविएशन के निकल जाएगा। I 0 है तो नो डाउट R भी 0 होगा, ठीक है ना, R 0 मतलब इस पे नॉर्मली। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर R1 0 हो जाएगा, R1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे R2, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है तो R2 तो कैलकुलेट हो सकता है ना जी, हम लोग जानते हैं ना कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A। R1 तो 0 है, यहाँ पर बता दिए थे यहाँ पर, ठीक है। R1 0, R1 मतलब मेजर जो होता है ना वो नॉर्मल के साथ मेजर होता है। तो ये रे जो है नॉर्मल के अलोंग है, नॉर्मल से कोइंसाइड कर गया है। जब नॉर्मल से कोइंसाइड कर गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा, क्योंकि रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये कभी हम क्वेश्चन पूछे थे कि ये बताइए मिरर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या है, बहुतों का 90 डिग्री आया था आंसर, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री आंसर था, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार ये मान लीजिए मिरर नहीं होता, कोई मीडियम होता और ऐसे निकल जाएगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बहुतों का 90 डिग्री आंसर बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 0 डिग्री ही होगा। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो रे जो होता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, जैसे कि ये एक रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से आया, ये इधर गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घट जाएगा, ये और इधर आया तो और घट जाएगा, नॉर्मल के अलोंग आ जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर 0 है और R2 इक्वल टू A, यानी R2 इक्वल टू A हो गया ना जी। तो A फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, हमें R2 फाइंड करना है। A फाइंड करने का मतलब हुआ कि हमें R2 फाइंड करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब उसके बाद देखिए इसका नाम देते हैं एट पॉइंट Q, नाम देते हैं इसको, हम लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ
अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q। क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये इमर्ज नहीं हो पाता है, तो जस्ट इमर्ज होने का केस हम ले रहे हैं, ठीक है। जस्ट इमर्ज नहीं हो पा रहा है ये लिखा है, जस्ट फेल्स टू इमर्ज, ठीक है ना, जस्ट फेल हो रहा है यानी कि जस्ट इमर्ज हो रहा है, ये हुआ इसका मतलब। तो लिखेंगे हम म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है क्यू पे 90 डिग्री, म्यू कितना है 3/2, साइन R2 हमें पता करना है और ये 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर हमें आएगा साइन R2 इक्वल टू 2/3 और दो वैल्यू हम एक नया साइन का दो वैल्यू हम बता चुके थे कि साइन इनवर्स 3/4 ये 48 और 49 के करीब पहुंचता है, 48-49 के बीच में, और साइन इनवर्स 2/3 ये लगभग 42 के करीब पहुंचता है। ये दो वैल्यू बताए थे, तो R2 यहाँ पर हो जाएगा लगभग 42 डिग्री। जब R2 42 तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होगा 42 ही होगा, ठीक है। ये होगा, ऐसे बनना है। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये है प्रिज्म थ्योरी। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक प्रिज्म है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या है। एक प्रिज्म है जिसमें रिफ्रैक्टिंग एंगल दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है 60 डिग्री, यानी कि एक रे इंसिडेंट होता है प्रिज्म पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 30 डिग्री है, तो शो कीजिए यानी प्रूव कीजिए कि ये दूसरे फेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगा। ये जो दूसरा फेस है, ये जो रे है इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगा। नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब ये आपको प्रूव करना है कि R2 जो होगा वो 0 डिग्री होगा। मैथमेटिकली आपको ये प्रूव करना है और उसके बाद आपको बताना है कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हैं, तीन बातें दे रखी हैं। पहला एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तीसरा एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है प्रूव करना है कि R2 प्रूव कीजिए कि ये जो रे है दूसरे फेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगा, चाहे नॉर्मली इमर्ज होगा, क्योंकि इंसिडेंट होगा नॉर्मली तो इमर्ज भी होगा नॉर्मली, और दूसरा म्यू आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। यही तीन बात देखिए, दो बात पूछा है, तो आप इतना बना सकते हैं। पहले खुद से ट्राई कीजिए और नहीं तो मेरा सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको दो ही बात बताना, हम बोले रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि प्रिज्म में हमेशा ये फार्मूला यूज होना है, एक ये और एक A = 2R, और उसके बाद बाकी इससे ज़्यादा कुछ यूज होना है तो स्नेल्स लॉ इतना यूज होगा और नहीं तो स्नेल्स लॉ यूज होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यही फार्मूला लगाते हैं क्योंकि डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। वी नो दैट डेविएशन दे रखा है ना जी, तो आसानी से हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। डेविएशन = I1 + I2 - A। डेविएशन कितना दे रखा है 30 डिग्री, I1 कितना है 60 डिग्री, I2 हमें पता करना है, A कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो क्या I2 क्या आ जाएगा 0 डिग्री। I2 0 मतलब क्या, हेंस यानी कि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, हेंस द रे emerges normally from the सेकेंड फेस। प्रिज्म के सेकेंड फेस, दूसरे फेस से ये नॉर्मली इमर्ज होगा। I2 0 होने का मतलब, I2 0 मतलब नॉर्मल के साथ 0 डिग्री, यानी कि नॉर्मल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जब कोई नॉर्मल के साथ कोइंसाइड किया यानी कि नॉर्मल के लॉन्ग ही है तो नॉर्मली निकलेगा, ये यहाँ से प्रूव हो गया। यानी कि R2 = 0, तब R1 निकल सकता है ना जी। हाँ, नाउ हम क्या जानते हैं, A = R1 + R2। A कितना है 30 डिग्री, R1 हमें पता करना है और R2 0 है तो R1 हो गया 30 डिग्री, यानी कि R1 है 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए इस पॉइंट पे, अप्लाई स्नेल्स लॉ, म्यू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इतना ही करना था। नाउ
अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, लिखेंगे 1 इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना ही करना था, करना इतना ही था। यहाँ से √3/2 इक्वल टू म्यू इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, म्यू इक्वल टू √3 आ गया। यही हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। प्रिज्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हो गया है। थैंक यू।